वही यू जो सोशल मीडिया पे रील बनाती थी, आज अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए प्रोटेस्ट तक कर रही है। We need a new youth, new power and new politicians. लद्दाख के सबसे बड़े चेहरे सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। लद्दाख और नेपाल दोनों हमारे टेस्ट पेपर बन चुके हैं। अगर हमने इन्हें सोल्व नहीं किया तो मार्क्स कम पड़ेंगे। सोचो, एक जगह जो हम सबको सिर्फ एडवेंचर के लिए याद है, जहाँ पर हिमालय की शांति और लेक्स का सुकून है, और एक ही वक्त वही जगह अचानक हेडलाइन में आ जाती है। लद्दाख प्रोटेस्ट एस्केलेट, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और तभी एक और खबर आती है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश, जहाँ लोग सड़कों पर गुस्से के साथ निकल आए हैं। तुम सोच रहे हो ये दोनों जगह इतनी शांति वाली, इतनी सुंदर, अब इतनी टेंशन में क्यों है? क्या ये बस एक लोकल प्रॉब्लम है या इसका असर अब हमारे फ्यूचर पे पड़ने वाला है? क्या लद्दाख और नेपाल के प्रोटेस्ट सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए हैं या कुछ ज्यादा बड़ा चल रहा है जो हमसे छुपाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप समझ पाओगे कि इस क्राइसिस के पीछे का असली रीजन क्या है या सिर्फ हेडलाइन के पीछे छुपी सच्चाई आपसे छुपाई जाएगी? नमस्कार दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है लद्दाख से। अगर आपको याद हो, 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद सबसे बड़ी हेडलाइन थी जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख भी अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। तब लोगों को लगा था कि अब डेवलपमेंट की नई कहानी लिखी जाएगी, रोड बनेंगे, हॉस्पिटल आएंगे और टूरिज्म बूम करेगा। लद्दाख के लोगों को लगा था कि अब उनकी आवाज सीधे दिल्ली तक जाएगी। लेकिन आज 5 साल बाद ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। आज लद्दाख की सड़कें स्लोगन से गूंज रही हैं, हमारी पहचान बचाओ, हमारी जमीनें बचाओ। प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा क्या है? लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनके 6 शेड्यूल के अंडर स्पेशल प्रोटेक्शन मिले। मतलब जो उनका कल्चर है, उनकी रिसोर्सेज हैं, उनकी जमीनें हैं, उसको आउटसाइडर के हाथ ना बेच दिया जाए। उनका डर है कि अगर ऐसा प्रोटेक्शन ना मिले तो उन्हें धीरे धीरे उनकी असली आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि लद्दाख के सोशल और रिलीजियस लीडर मिलकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बना चुके हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये डिमांड इतनी बड़ी क्यों है? आपकी समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपके घर में एक छोटा सा किचन गार्डन है जिसमें आप सब्जी उगाते हैं। अब कल को कोई अंदर आके बोले कि गार्डन अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और आपको परमिशन लेना पड़ेगा अपना टमाटर तोड़ने के लिए। आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? लद्दाख के लोगों का भी यही गुस्सा है, क्योंकि उनकी मिट्टी, उनकी जमीन, उनका पानी ही उनकी पहचान है। लद्दाख की पॉपुलेशन सिर्फ 3 लाख के आसपास है। इमेजिन करो, पूरे मुंबई में जो लोग एक रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, इतनी ही पॉपुलेशन पूरे लद्दाख में है। और ये लोग सेंचुरीज से अपनी ट्रेडिशन, अपनी लैंग्वेज और अपनी कल्चर को प्रिजर्व करते आए हैं। उनका डर है कि ओपन सेटलमेंट पॉलिसी आ गई तो बाहर से आकर लोग उनकी आइडेंटिटी को डायल्यूट कर देंगे। एक रियल एग्जांपल से समझो, जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर में जो प्रॉपर्टी बूइंग पे जो रेस्ट्रिक्शन थे वो उठ गए। नाउ टेक्निकली कोई भी इंडियन सिटीजन कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकता है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि अगर सेम थिंग उनके साथ हुआ तो उनकी स्मॉल पॉपुलेशन का क्या होगा? उनका कल्चर फैब्रिक कंप्लीट चेंज हो जाएगा। और सिर्फ रिसोर्स का इशू नहीं है, लद्दाख के लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन भी वीक हो गया है। जब से लद्दाख यूटी बना है, उनके पास ना असेंबली है, ना अपना सीएम है, सिर्फ एक लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट होता है जो डायरेक्टली दिल्ली से कंट्रोल होता है। मतलब एक तरह से लोकल आवाज को दबा दिया गया है। यही वजह है कि लद्दाख वासियों को लगता है कि उनकी आवाज नेशनल मीडिया में इग्नोर हो रही है। और ये दिक्कतें यही खत्म नहीं होती हैं। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक बॉर्डर एरिया है, यहाँ चाइना के साथ हमारी लॉन्ग बॉर्डर लगती है। 2020 के गलवान क्लैश के बाद से टेंशन और बढ़ गया है। ऐसे में अगर लद्दाख के लोग खुद को एलाइनेटेड फील करेंगे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे भी पड़ेगा। सोचो, एक साइड चाइना से टेंशन और दूसरी साइड में अपने ही लोग खुद को सुना नहीं हुआ समझ रहे हैं। ये डबल प्रॉब्लम है। चाइना लगातार LAC पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, रोड बन रहे हैं, मिलिट्री सेटअप हो रहे हैं। ऐसे में भारत को भी लद्दाख में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर लोकल पॉपुलेशन ही कोऑपरेशन नहीं करेगी तो ये कैसे पॉसिबल होगा? दिस इज वेयर पॉलिटिक्स मीट्स प्रैक्टिकली। नेपाल का क्राइसिस सिर्फ हमारा नाइबर नहीं, हमारी फैमिली है। अब आप सोच रहे हैं कि ठीक है, लद्दाख का इशू समझ में आया, पर नेपाल का क्राइसिस इसके साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है? यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। नेपाल और भारत का रिश्ता हमेशा से घर जैसा रहा है। ओपन बॉर्डर है, लोग फ्री में इधर उधर जाते हैं, शादी विवाह तक होती है। नेपाल में जो करेंसी चलती थी वही इंडियन रुपी के इक्विवेलेंट होती थी। बॉलीवुड मूवीज में नेपाल में रिलीज होती है सेम डे जितनी इंडिया में होती है। मतलब कल्चर इंटीग्रेशन इतना डीप है कि नेपाल को सेपरेट कंट्री नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली लगता है। लेकिन पिछले कुछ सालों
सालों में नेपाल भी अंदर से एक बड़ी क्राइसिस में घुस गया है। वहाँ की पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी खत्म ही नहीं हो रही है। कभी प्राइम मिनिस्टर बदला जाता है, कभी पार्लियामेंट डिसोल्व हो जाता है। लास्ट 15 सालों के अंदर नेपाल में 13 अलग अलग गवर्नमेंट बनी है और गिरी है। इमेजिन करो हर साल गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो कोई भी पॉलिसी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है। अब बात आती है नेपाल की ग्राउंड रियलिटी की। काठमांडू की सड़कों पर नए नए स्लोगन सुनाए दे रहे हैं, रोजगार दो, भ्रष्टाचार खत्म करो। यूथ अपने हाथ में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। वही यूथ जो सोशल मीडिया पे रील बनाती थी आज अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए प्रोटेस्ट तक कर रही है। All the Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country, so we want to protect our youth and make the country's economy better. For that, we need a new youth, new power and new politicians. नेपाल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11% के आसपास है और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट तो 20% से भी ज्यादा है। मतलब हर 10 एजुकेटेड यंग पीपल में से 2 को काम नहीं मिल रहा है। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। नेपाल के लोग कह रहे हैं हमें प्रोमिसेस नहीं, हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए। और हाँ, नेपाल में फ्यूल क्राइसिस भी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें एकदम से आसमान छू गई हैं और डेली लाइफ के एक्सपेंसिव वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक आम आदमी को लगता है कि पॉलिटिशियन सिर्फ पावर गेम खेल रहा है वाइल रियल इशू इग्नोर हो रहे हैं। नेपाल का इशू भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेपाल हमेशा से भारत और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट बना है। अगर नेपाल अनस्टेबल होता है तो भारत के लिए बॉर्डर टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। और अभी आपने देखा होगा कि चाइना लगातार नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इन्वेस्टमेंट, रोड, पावर प्रोजेक्ट, सब कुछ। चाइना का अप्रोच सिंपल है, तुम्हें रोड चाहिए, पैसा चाहिए, हम देंगे, बस हमारे साथ पार्टनरशिप करें। नेपाल के पॉलिटिशियन को ये ऑफर अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि इमीडिएट बेनिफिट दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नेपाल को चाइना पे डिपेंडेंट बना देगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना ने नेपाल में बिलियन इन्वेस्टमेंट किए हैं। रेलवे, हाईवेज, पावर प्लांट, सब कुछ चाइना डेवलप कर रहा है। मतलब सिंपल भाषा में अगर भारत ने ध्यान नहीं दिया तो नेपाल भारत से दूर और चाइना के करीब चला जाएगा। दोनों कहानियों का कनेक्शन। अब दोनों कहानियों को एक साथ सोचो। लद्दाख में लोग कह रहे हैं कि दिल्ली हमें इग्नोर कर रही है और नेपाल में यूथ कह रहे हैं कि हमारे फ्यूचर सिक्योर नहीं है। ये दोनों जगह ही प्रोटेस्ट अलग अलग लगते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम एक ही है, आवाज को इग्नोर करना। जब लोग अपनी आवाज उठाते हैं और सिस्टम सुनता नहीं तो वही आवाज प्रोटेस्ट बन जाती है। और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस करो, दोनों जगह पे चाइना फैक्टर इन्वॉल्व है। लद्दाख में चाइना डायरेक्टली मिलिट्री थ्रेट है और नेपाल में चाइना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के थ्रू सॉफ्ट पावर प्ले कर रहा है। मतलब चाइना की स्ट्रेटेजी क्लियर है, पिंसर मूवमेंट, एक साइड पे डायरेक्ट प्रेशर, दूसरी साइड पे इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। यूथ और आइडेंटिटी क्राइसिस। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ पॉलिटिशियन या इकोनॉमिक इश्यू है, लेकिन नहीं, ये हम सब के लिए एक वेकअप है, एक वेकअप कॉल है। क्योंकि अगर कल को लद्दाख की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है तो भारत एक कल्चर हेरिटेज खो देगा और नेपाल अनस्टेबल होता है तो भारत की सिक्योरिटी डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। मतलब हमारा घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। जेंजी को समझना होगा कि बॉर्डर सिर्फ मैप्स की लाइनें नहीं है, बल्कि एक आम आदमी की असल जिंदगी इन्वॉल्व है इसके अंदर। मीडिया और अवेयरनेस का रोल। आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने आप को एक राइजिंग पावर के रूप में प्रोजेक्ट किया है, पर असली टेस्ट तब होता जब अपने ही बॉर्डर पर क्रिटिसाइज हो। लद्दाख और नेपाल दोनों हमारे टेस्ट पेपर बन चुके हैं। अगर हमने इन्हें सोल्व नहीं किया तो मार्क्स कम पड़ेंगे। बट वहीं मीडिया में क्या दिखाया जाता है कि अगर मुंबई में किसी सेलिब्रिटी का ब्रेकअप हो जाता है तो वो 3 दिन तक मीडिया के अंदर हेडलाइन बन चुकी होती है और हेडलाइन के अंदर वही दिखाया जाता है। लेकिन लद्दाख के प्रोटेस्ट को कितना कवरेज मिलता है? कुछ भी नहीं। नेपाल की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? प्रायोरिटी की प्रॉब्लम है यहाँ पे। व्हाट हैपनिंग राइट नाउ? लद्दाख के प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट, मॉम्स और लोकल वुमेन सब सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी एक सिंपल सी डिमांड है, हमें स्पेशल प्रोटेक्शन दो, हमें अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, वाटर की कमी बढ़ रही है और ऊपर से कल्चर आइडेंटिटी को खो देने का डर भी है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी एक और नया मोड़ ले चुकी है। लद्दाख के सबसे बड़े चेहरे सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। सोचो जरा, एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपनी जिंदगी हिमालय के बर्फ पिघलते ग्लेशियर बचाने, पानी को प्रिजर्व करने और बच्चों की पढ़ाई सुधारने में लगा रहा है, अब उसे ही सुरक्षा के लिए खतरा बताकर जेल में डाल दिया जाता है। लद्दाख के लोगों के लिए ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है, आवाज को दबाने का प्रतीक है। उनका कहना है कि अगर सोनम वांगचुक जैसे सम्मानित व्यक्ति को भी चुप करा दिया जा रहा है तो हम आम लोगों की आवाज को क्या होगा, हमारी कौन सुनेगा? और अब माहौल और भी संवेदनशील हो गया है, क्योंकि इतिहास हमेशा दिखाता है कि जब आवाज को दबाया जाता है तो वह और भी जोर से फूटती है। यह गिरफ्तारी लद्दाख के आंदोलन को और भी तेज करने का काम कर रही है।
नेपाल में भी सेम हो रहा है। यूथ की डिमांड भी सिंपल है, रोजगार दो, करप्शन बंद करो। ये दोनों डिमांड इतनी बेसिक हैं कि कोई भी समझ सकता है। लद्दाख में जो जॉइंट एक्शन कमेटी बन रही है उसमें सभी मेजर लीडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये यूनिटी दिखाती है कि इशू सीरियस हैं और सॉल्यूशन की डेस्परेट नीड है। नेपाल में जो यूथ मूवमेंट स्टार्ट हुए हैं वो भी ऑर्गेनाइज और फोकस्ड हैं। ये रैंडम प्रोटेस्ट नहीं बल्कि कैलकुलेटेड मूवमेंट है। सॉल्यूशन और वे फॉरवर्ड। गवर्नमेंट लेवल पे बात करो तो लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल कंसिडरेशन में लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट रुक जाए बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए। लोकल कल्चर को रिस्पेक्ट करें। नॉर्थ स्टेट में 6 शेड्यूल सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, तो लद्दाख में क्यों नहीं है? नेपाल के केस में भारत को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन सब के थ्रू नेपाल को स्टेबलाइज किया जा सकता है। चाइना की इन्फ्लुएंस का काउंटर सिर्फ मिलिट्री से नहीं बल्कि इकोनॉमिक और कल्चर से टाइट होगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्या कर सकते हैं। ये कहानी कहाँ खत्म होती है अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन एक चीज क्लियर है, लद्दाख और नेपाल दोनों की सिचुएशन को इग्नोर करने लायक नहीं है। भारत के लिए एक टफ चैलेंज है, एक तरफ डेवलपमेंट का प्रॉमिस, दूसरी तरफ अपनी स्ट्रेटेजी, सिक्योरिटी। और ये सिर्फ पॉलिटिशियन का काम नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अवेयर रहें, अपने पड़ोसी और अपने बॉर्डर के लोगों की आवाज को समझें। सोशल मीडिया पे सिर्फ मीम शेयर करने का काम नहीं चलेगा, रियल इशू पे रियल अवेयरनेस जरूरी है। यूथ जनरेशन को समझना होगा कि नेशनलिज्म सिर्फ फ्लैग वेविंग और स्लोगन से नहीं आता है। असली नेशनलिज्म तब आता है जब आप अपनी कंट्री के हर सिटीजन की आवाज को समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आखिर में देश सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग से नहीं बनती है बल्कि लोगों के ट्रस्ट और उनके दिल से बनती है। तो दोस्तों, अब सवाल आपके लिए ये है, क्या आपको लगता है कि लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल के प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और नेपाल के क्राइसिस में भारत को एक्टिवली हेल्प करना चाहिए या दूर रहना चाहिए? और एक और इम्पोर्टेंट सवाल, हम जेंजी के तौर पे इन इश्यूज के बारे में क्या कर सकते हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पे शेयर करना काफी नहीं होगा, कुछ और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपके जवाब ही तय करेंगे कि हम जेंजी किस तरफ खड़े हैं, सिर्फ स्पेक्टर की तरह नहीं, एक अवेयरनेस सिटीजन की तरह। टाइम है अब डिसीजन लेने का, क्योंकि ये इशू वेट नहीं करेंगे। लद्दाख के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नेपाल के यूथ फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं और चाइना स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहा है। अभी एक्शन लेंगे या वेट करेंगे कोई और सोल्व कर दे? चॉइस हमारी है। दोस्तों, मेरा ओपिनियन ये है, लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और नेपाल के क्राइसिस में भारत को एक्टिवली हेल्प करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये इश्यूज सिर्फ हेडलाइन तक ही नहीं, हमारी सिक्योरिटी और कल्चर तक भी डैमेज पहुंचा सकते हैं। जेंजी का काम सिर्फ मीम्स को शेयर करना नहीं है बल्कि समझना, क्वेश्चन करना और एक्शन लेना है। अवेयरनेस से शुरू होता है, एक्शन से बदल जाता है। हम स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन चुके हैं और मुझे लगता है अभी एक्शन लेना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दोस्तों, यही लद्दाख और नेपाल की कहानी है। एक तरफ आइडेंटिटी और रिसोर्सेज का स्ट्रगल, दूसरी तरफ यूथ का फ्रस्ट्रेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लेकिन एक चीज कॉमन है, आवाज को इग्नोर करना, और जब आवाज इग्नोर होती है तो प्रोटेस्ट बन जाती है। लेकिन ये सिर्फ बॉर्डर और नाइबर का इशू नहीं है, हमारे देश के अंदर भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, उसके बाद एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि क्या हमारे इलेक्शन सिस्टम सच में ट्रांसपेरेंट है या कहीं सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ है। यही सरकार कहती है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन चुका है, पर यहाँ की सड़कें, यहाँ की हॉस्पिटल और यहाँ की स्कूलें फिर भी ऐसे क्यों हो रही हैं? क्यों इंडिया के अंदर इतना करप्शन बढ़ रहा है? अगर आपको भी ये कहानी डिटेल में समझनी है तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी सिक्योरिटी दोनों एक ही पिक्चर के 2 फ्रेम हैं। मैं हूं निखिल और ये है निखिल फाइल्स। हर फाइल एक कहानी, हर कहानी एक सच।